प्रोनाउन केस इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। चलिए सबसे पहले हम आपको लेके बताएं कि प्रोनाउन केस में जो पहला केस हम लोग पढ़ते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। इसी को ही सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। अब ये नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक के अंदर जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये आपके नॉमिनेटिव केस हैं। अब अगर हम इसको समझना चाहें कि ये नॉमिनेटिव यानी कर्ता कारक यूज कहां कहां होता है, तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है SVO, अर्थात सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप SVO स्ट्रक्चर के साथ जाते हैं तो वर्ब के साथ दो चीजें होती हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। सर जी ऐसी पोजीशन अगर आ जाए कि हेल्पिंग वर्ब तो आए लेकिन मेन वर्ब ना आए, तो इस पोजीशन में हेल्पिंग वर्ब को डमी केस मानते हैं। इसकी चर्चा हम लोग टाइम एंड टेंस में करेंगे। यहां पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि अगर आपने हेल्पिंग वर्ब पाया और मेन वर्ब नहीं पाया तो उसका मतलब सब्जेक्टिव केस की ही वैल्यू कैरी होगी, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट से आपको 4 तरीके का क्वेश्चन हर साल पेपर में देता है, हर साल। मतलब इसको आप थोड़ा सा समझो कि किस तरीके से हम कह रहे हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। आपको अपने आप दिख जाएगा कि अच्छा ऐसा तो हमने देखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस को। ही कैन ड्राइव a car on a busy road as fast as me। देखिए आप यहां पे he can drive a car on a busy road as fast as me। अब जरा ध्यान से आप इस चीज को समझो। he क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। कैन ड्राइव ये पूरा वर्ब है जिसमें कि कैन हेल्पिंग वर्ब और ड्राइव मेन वर्ब। अ कार ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी आपका स्ट्रक्चर SVO यहां पूरा हो गया। ऑन अ बिजी रोड ये आपका यहां तक क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। अब एज की वैल्यू कंजंक्शन होती है और कंजंक्शन के बाद का स्ट्रक्चर SVO बनना चाहिए, मतलब कंजंक्शन के बाद आपको सब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस चाहिए तो मी आपका क्या है? मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी के बदले क्या यूज करेंगे? आई यूज करेंगे। तो सही केस क्या बनेगा कि ही कैन ड्राइव अ कार ऑन अ बिजी रोड एज फास्ट एज आई, न कि एज फास्ट एज मी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बोलने में, सुनने में ये मी वाला केस ज्यादा अच्छा लगता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट तो इमोशन से, भावनाओं से इंग्लिश सॉल्व करते हैं कि अरे यार ये अच्छा लग रहा है तो होगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो वो नहीं होगा। ये वाली कहानी हटा दीजिएगा बेटा, फंस जाओगे, भयंकर तरीके से फंस जाओगे। ठीक है, देखो आगे बात करो, अगला एग्जांपल देखते हैं। नाउ you are better than them, but your arrogancy is the main hurdle for you। Now you are better than them, but your arrogancy is the main hurdle for you। हम ABCD नहीं डालते हैं बीच में कि आप अपने आप को लिमिटेड मत करो, यहां ध्यान से समझेंगे। Now you are better than them,
यू आर यानी यू की पोजीशन बताई है, देन कंपेयर करता है, और देन यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है। थोड़ा ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव केस आएगा कब? जब आपका वर्ब के दोनों मोड क्लियर होंगे, अर्थात हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर होगा और मेन वर्ब भी क्लियर होगा। यहां क्या हो रहा है, यहां पे आर आया है लेकिन इसके बाद एडजेक्टिव आया, यानी कि मेन वर्ब नहीं आया। वर्ब नहीं आया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कब तक है? जब तक आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों कंप्लीट ना हो जाए तो ही आप ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। भाई कर्म की जगह कर्म कारक रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट आता कब है? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। नाउ यू आर बेटर देन देम बट योर एरोगेंसी इज द मेन हर्डल फॉर यू। अब यहां पे जो देम आ रहा है ये आपका एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, न कि वर्ब के बाद। तो जब तक वर्ब नहीं कंप्लीट है तब तक सारा का सारा इलाका आपका क्या होता है बेटा? तब तक सारा का सारा इलाका जो होता है आपका वो नॉमिनेटिव केस होता है। इसलिए देम के बदले क्या यूज करेंगे? देम के बदले आप दे यूज करेंगे, तो सही केस होगा नाउ यू आर बेटर देन दे बट योर एरोगेंसी इज द मेन हर्डल। ठीक है, ये थोड़ा दिखता होगा आपको कि यार ये अजीब सा हो जा रहा है, हमको तो पढ़ने में देम अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा जो है वो है, उसको तुम ना चेंज कर सकते हो ना हम चेंज कर सकते हैं। हम लोग केवल उसको समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यू एंड मी विल स्टार्ट अ new business soon. You and me will start a new business soon. थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। मेन वर्ब क्या है? स्टार्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? एक बिजनेस। तो ये बिजनेस कौन स्टार्ट करेगा? केवल यू की केवल मी की दोनों? तो आपने बोला दोनों क्योंकि एंड के साथ ज्वाइनिंग हो जाती है। इसका मतलब अगर ये दोनों बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सब्जेक्ट के प्लेस पर दोनों है, और अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर दोनों है तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो यू तो मान लीजिए सब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मी क्या है बेटा? मी ऑब्जेक्टिव था, तो इस मी ऑब्जेक्टिव को भी क्या चेंज कर दीजिए? आई चेंज कर दीजिए, यानी सही केस होगा यू एंड आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस सून। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ा जाए। एक तरीके का और क्वेश्चन देखता है। इट वॉज हिम हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी। अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कहानी थोड़ी सी आपको फिर डिफरेंट दिखती है, अलग दिखती है। हमने कहा इट वॉज हिम हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी, ये लगता तो सही है, लेकिन हम हिम ऑब्जेक्टिव केस है और हम हिम की जरा पोजीशन लेके चलते हैं, हिम की जरा वैल्यू समझते हैं। तो यहां पे हमारा मेन वर्ब है केम फॉरवर्ड। केम फॉरवर्ड वर्ब है और इस वर्ब को किया किसने? हिम ने किया, यानी कि जो काम करता है वो करता यानी सब्जेक्ट होता है और हिम की वैल्यू ऑब्जेक्ट है। तो जो काम करता है वो अगर सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि हम हिम ना लिख के क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। तो सही केस बनेगा इट वॉज ही हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी। अब आपने जरूर यहां से क्वेश्चन देखे होंगे या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन देखे होंगे। चलिए पजेसिव केस की ओर चलते हैं। पजेसिव केस को समझें तो अगर हमने कहा पजेसिव केस, तो पजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक, और पजेसिव केस यानी संबंध कारक के साथ जाएंगे तो पजेसिव केस में पहला है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव ये इसमें जो आपके प्रोनाउन है वो है आपका माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? है तो प्रोनाउन, तो पजेसिव एडजेक्टिव ये नाम क्यों बदल दिया भाई? देखो
पोजीशन का मतलब होता है अधिकार और एडजेक्टिव का मतलब क्वालिटी या विशेषता। तो जिस क्वालिटी को, जिस विशेषता को हम अधिकार से प्रकट करते हैं उसे आप पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी आप अधिकार मांगते हैं, आप इस पे क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, वहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर हम बोलें कि माई हाउस, अब यहां हो क्या रहा था कि माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन है जो हाउस के लिए आ रहा था। अब इस हाउस पर किसका अधिकार है? मेरा, पहला पॉइंट। दूसरा, इस हाउस की विशेषता यह है कि वो मेरी है। तो पोजीशन से एडजेक्टिव यानी कि अधिकार से विशेषता शो होना पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसमें क्या होता है कि अगर प्रोनाउन पहले है और नाउन या एडजेक्टिव बाद में है तो फिर आप इस तरीके का प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे अगर हमने बोला योर वर्क, तो यहां देख लीजिए वर्क नाउन, उसके पहले आपने प्रोनाउन डाला, ये दोनों पजेस कर दिया योर वर्क। यानी अब ये जहां इस तरीके के प्रोनाउन आएंगे उनके बाद एक नाउन या एडजेक्टिव का होना जरूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट पजेसिव एडजेक्टिव। इसमें जो दूसरा पॉइंट है पजेसिव प्रोनाउन, ये दोनों ही एक साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन दोनों को मिलाकर पूछता है। पजेसिव प्रोनाउन, अब सबको पता है कि प्रोनाउन तो हमेशा बाद में लिखा जाता है नाउन के, तो अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें जो आपके वर्ड हैं वो है आपका माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। ये बड़ा कंफ्यूजन करता है कि यार माई आना चाहिए तो माइन क्यों आया, आवर होना चाहिए तो आवर्स क्यों आया। कहानी समझो बेटा। अब इसमें अगर इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल देखें, हमने कहा कि द वर्क ऑफ योर वॉज गुड। अब देखो ये जो योर है ये अपने साथ एक नाउन या एडजेक्टिव कैरी करना चाहिए, लेकिन ये इसके बाद तो तुरंत आपने वॉज डाल दिया जो कि एक्सिलरी वर्ब हो गई। अब आप इस योर को किसके साथ कनेक्ट करेंगे? वर्ब के साथ। तो ये इनवर्स कनेक्शन आया। तो जब भी इनवर्स कनेक्शन की आप बात करोगे तो ये जो आप प्रोनाउन यूज करोगे वो यहां से लेके जाओगे ना कि यहां से। तो अब ये केस है द वर्क ऑफ योर, न द वर्क ऑफ योर्स। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे देता है, सवाल ये उठता है कि चलो ये पढ़ने में तो बड़ा मजा आ रहा है, आसान भी लग रहा होगा। इतना आसान अगर आ जाता तो आज तक सारे बच्चों के हाथ में कई कई सैलरी आ गई होती। बात सही है। तो अब क्वेश्चन कैसे देखता है उसको देखिए। दैट डे इट वॉज माई मिस्टेक, not your, yet you took the blame on yourself. Sorry, on yourself. So that day it was my mistake, not your. Yet you took the blame on yourself. कहां कहां समस्या है? माई मिस्टेक, माई को मिस्टेक के साथ जोड़ा, मिस्टेक एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन है, ये सही है यहां तक। नॉट योर, योर के बाद कायदे से हमको कोई नाउन या एडजेक्टिव चाहिए, मिला नहीं क्योंकि येट कंजंक्शन आ गया। अब ये योर कहां गया? योर गया मिस्टेक के साथ, तो जो रिलेशन आया वो इनवर्स आया। तो इनवर्स रिलेशन का जब केस बना तो ऐसे कंडीशन में आप यहां पर जो प्रोनाउन रखेंगे वो योर के बदले क्या रखेंगे बालक? योर्स। कि दैट डे इट वॉज माई मिस्टेक नॉट योर्स। कभी कभी कुछ एक और एग्जांपल ले लेता है और आप फंस जाते हैं, आपको लगता है कि यार ये तो हमने देखा ही नहीं था।
माई वॉज द फॉल्ट सो आई एक्सेप्टेड द पनिशमेंट humbly. My was the fault, so I accepted the punishment humbly. अब यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां पर my के बाद आपको कायदे से नाउन या एडजेक्टिव आना चाहिए, वो आया नहीं। बीच में आपने जल्दी डाल दिया, उसके बाद आप नाउन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा ऐसी पोजीशन भी इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन के साथ चलती है, और अगर वो इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन के साथ चलती है तो फिर वही कहानी कि यहां माई नहीं आएगा, यहां आएगा माइन वॉज द फॉल्ट। ठीक है, कि इट इज माई बुक नॉट हर्स। ठीक है, तो जैसे देयर्स वॉज द मिस्टेक। तो ऐसे टर्म्स में प्रोनाउन इन दोनों केस में आपको कंफ्यूज करता है, इनके इंटर कोरिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस की ओर। ऑब्जेक्टिव केस पे जरा बात करो। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। अब कर्म कारक आते कहां कहां है, ऑब्जेक्ट आता कहां है? नंबर फर्स्ट आफ्टर मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के बाद जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। नंबर टू आफ्टर प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद जो आपका प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। तीसरी चीज आफ्टर लेट, क्योंकि लेट ऑफर देता है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इंक्लूडेड होते हैं, वो आपका क्या होगा? वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अब अगर हम अच्छा, पहले ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से प्रोनाउन है भाई? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर प्रोनाउन है आपका मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ये आपके ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं। जब प्रश्न पूछा जाता है तो इन तीन को आधार बनाकर ऑब्जेक्टिव केस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा। We can't invite they on our birthday. We can't invite they on our birthday. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा आए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, we can't invite they। अब यहां समझें, we की वैल्यू सब्जेक्ट है, कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब, इनवाइट मेन वर्ब, ये दोनों मिला के वर्ब पूरा कर रहे थे। तो भैया ये दे की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, यानी दे प्रोनाउन की वैल्यू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन वो दे दिया है तो दे तो नॉमिनेटिव है। तो आप क्या काम करेंगे? दे का ऑब्जेक्टिव लेके जाएंगे, वी कांट इनवाइट देम। ठीक है, जैसे this gift is not for you and I, but it is for Mr. कुमार। अब इस क्वेश्चन में देखें कि this gift is not for you and I, but it is for Mr. कुमार। थोड़ा ध्यान से देखो, ये फॉर आपका प्रीपोजिशन है। अब जो फॉर आपका प्रीपोजिशन है तो फॉर प्रीपोजिशन क्या आएगा? दोनों केस ऑब्जेक्टिव बनेंगे। एंड के साथ दोनों के दोनों मोड ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी यू भी ऑब्जेक्टिव बनेगा और आई भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। यू आपका ऑलरेडी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इसका इक्वल है, तो उस केस में आई का आपको ऑब्जेक्टिव डालना पड़ेगा, और आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा बेटा? मी।
तो सही केस क्या बनेगा? दिस गिफ्ट इज नॉट फॉर यू एंड मी बट इट इज फॉर मिस्टर कुमार। ठीक है, जैसे लेट दे गो नाउ बिकॉज they deserve it. Let they go now because they deserve it. Let ऑब्जेक्टिव है तो हमको दे की वैल्यू चाहिए और let के बाद ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो दे के बदले क्या हम यूज करेंगे? let them go now। इसलिए let us go for a walk, let us take the lunch। वो let us में क्या? let और us, यानी कि अब हमें, ये लेट्स का मतलब होता है अब हमें। ठीक है, तो ये कहानी है बच्चे ऑब्जेक्टिव केस की। अब कुछ और टेक्निकल केसेस आपके पर्सनल प्रोनाउन के साथ हैं, उस पर बात कर लेते हैं। प्रोनाउन केस के तीनों टर्म के बाद अब यहां पे अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा प्रोनाउन के सीक्वेंस के रिगार्डिंग आप समझें। अगर हमने कहा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? सकारात्मक। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो प्रोनाउन का सीक्वेंस आपका बनेगा 2 3 1। 2 3 1 का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब अगर सेकंड मिसिंग है तो 3 1 के साथ जाएंगे, थर्ड मिसिंग है तो 2 1 के साथ जाएंगे, 1 मिसिंग है तो 2 3 के साथ जाएंगे। मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये सीक्वेंस तब काम करेगा जब आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा और केस आपके इक्वल होंगे। मतलब अगर ये नॉमिनेटिव है तो बाकी के भी नॉमिनेटिव होंगे, पजेसिव है तो पजेसिव होगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो सीक्वेंस में चेंज हो सकता है लेकिन केसेस इक्वल होने चाहिए। और इसमें अगर आपको नेगेटिव या हार्ड सेंस मिलता है, कहीं नकारात्मक या कुछ कठोर अवस्थाएं मिलती हैं, तो फिर प्रोनाउन का जो सीक्वेंस होगा वो 1 2 3 यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जाएगा। इसकी रिगार्डिंग भी या इसके बिहाफ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, जैसे नाउ I and you should start something new with the help of Mr. Modi। Now I and you should start something new with the help of Mr. Modi। सुनने में, पढ़ने में, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नाउ आई एंड यू बिल्कुल सही तो है, लेकिन हे बालक, आप जब बात करते हैं शुड स्टार्ट समथिंग न्यू तो स्टेटमेंट में यहां से यहां तक का जो प्रोसीजर है वो आपका पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि आपको यहां पर जो सीक्वेंस रखना है प्रोनाउन का वो रखना है 231। आपको मिला क्या? आपको 1 मिला और 2 मिला। चलो 3 नहीं होने पर भी 2 1 चाहिए था आपको, लेकिन आपको मिला 1 2 यानी उल्टा मिल गया आपको। अब आप क्या काम करेंगे? इसको चेंज कर देंगे सीक्वेंस को। नाउ आई एंड यू के बदले क्या काम करेंगे? यू एंड आई। नाउ यू एंड आई शुड स्टार्ट समथिंग न्यू विद द हेल्प ऑफ मिस्टर मोदी। तो हमें सेंटेंस पढ़ना है, समझना है, फिर जाकर आंसर देना है। और एग्जाम्पल देखते हैं। दैट डे माइन, योर एंड देयर ब्रदर्स were not
एट द मर्डर स्पॉट, मर्डर स्पॉट। अब यहां हम कहेंगे बेटा इसमें क्या गलती है कि दैट डे माइन योर एंड देयर ब्रदर्स वर नॉट एट द मर्डर स्पॉट। तो अब थोड़ा यहां ध्यान से समझो कि कुछ कहेंगे कि नॉट लगा है तो 123 का केस सही होना चाहिए, लेकिन नॉट लगा है तो यहां नॉट किसके लिए आया कि वहां पे ब्रदर नहीं थे, कहां पे, मर्डर स्पॉट पे नहीं थे। अब अगर किसी नेगेटिव चीज पे नॉट लगाओगे तब तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई। अगर कोई आपसे कहता है कि आप बेवकूफ नहीं हैं तो मैं क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि आप होशियार हैं। तो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये सभी मर्डर स्पॉट पर नहीं थे तो इसका मतलब स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन निकल के आया वो पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो हमको यहां पर फर्स्ट से स्टार्ट ना करके सेकंड से स्टार्ट कराना पड़ेगा, यानी जो सीक्वेंस हम फॉलो कराएंगे वो 2 3 1 का फॉलो कराएंगे। कहां कहां गड़बड़ थे इसके अंदर? अगर सेकंड पर्सन का आप उठाएंगे तो ब्रदर्स आपका यहां नाउन है, तो नाउन है तो इसके कनेक्ट करेंगे जब नाउन से तो ये पूरा का पूरा आपका पजेसिव केस में एडजेक्टिव बनेगा। तो 2 3 1 के साथ अगर आप उठाएंगे तो सबसे पहले 2 के लिए आप उठाइए योर, फिर 3 के लिए उठाइए देयर, और माइन मत कीजिए क्योंकि माइन करके इनवर्ड रिलेशन होता है, आपको इससे सीधा रिलेशन बनाना पड़ा है। इसलिए क्या काम करेंगे, योर देयर एंड माई, ये सही प्रोनाउन है। सो दैट डे योर देयर एंड माई ब्रदर्स वर नॉट एट द मर्डर स्पॉट। बड़ी सीधी सी कहानी थी, ठीक है। It was tough for they and us, but we decided to do that। इस क्वेश्चन में देखें, अब ये ऊपर वाला लॉजिक कुछ यहां भी लगा देंगे कि टफ था लेकिन हम तो डिसाइड किए ना। बेटा ये कंजंक्शन आ गया, वो वहां नहीं आया था। कंजंक्शन आते ही ना सेंटेंस यहां से अलग हो गया, यानी अब इस वाले पार्ट का इस वाले पार्ट से कहीं कोई इक्वल या पैरेललिज्म का कोरिलेशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप चलेंगे कि इट वॉज टफ फॉर, तो अब ये टफ है तो ये नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो यहां आप 1 2 3 के साथ जाएंगे। फॉर आपका प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव जाएगा तो 1 2 और 3 का केस मिलेगा। आपको दे 3 मिला है और ये 1 मिला है, यानी कि आपको 1 और 3 का केस चाहिए, 2 इसमें है ही नहीं। तो 1 के नाम पर क्या आ जाएगा, फॉर अस एंड देम। ठीक है, बड़ा सीधी सी बात है कि इनसे प्रश्न बनता है ये टेक्निकल। लेकिन अब क्या करोगे बच्चे, कंपटीशन इज नॉट अ पीस ऑफ केक कि उसको आप उठा के खा लोगे आराम से हो जाएगा, नहीं। कंपटीशन बहुत एक अलग सा केस है। जब सारी पढ़ाई आप खत्म कर लेते हो, सारी पढ़ाई कर लेते हो, तो आप कंपटीशन में आते हो कि चलो अब अपने आप को फाइनल तरीके से तैयार करते हैं। तो जो पढ़ाई तुम्हारे जीवन की जिंदगी बदल देगी, तुम उसको इतना आसान कैसे मान सकते हो? ये तो गलत बात हो जाएगी, ये तो इसकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट कहता है कंपाउंड मोड ऑफ प्रोनाउन बिहेव्स एज पर प्रायर टर्म। ये थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है इसको लेकर, ये प्रायर टर्म क्या है, कंपाउंड टर्म क्या है। देखो,
आपको पहला चीज की 231 और 123 के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगर इसके बाद स्टेटमेंट में ऐसा कोई प्रोनाउन आया जो इन तीनों पे आ रहा है या इन तीनों के लिए है, तो उसमें वही कहानी है कि 1 2 3 में फर्स्ट चूंकि लीडर है, तो अब इसका कंपाउंड जो केस है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यानी वी के साथ जाएगा। अगर 1 नहीं है 2 3 है तो वो सेकंड पर्सन के यू के साथ जाएगा, और अगर दोनों ही 3 हैं तो फिर वो थर्ड पर्सन के दे के साथ जाएगा। ये कहानी आपकी कंपाउंड। अब अगर ये कहानी कंपाउंड है तो इस पे प्रश्न कैसे देखा जाए इसको, क्योंकि अब एक आपको पहला पॉइंट कि यहां पे 1 2 3 2 3 1 का केस सही करना पड़ेगा, दूसरा ये देखना पड़ेगा कि यहां से प्रोनाउन का जो कंपाउंड वैल्यू है वो आपकी सही दी हुई है कि नहीं दी हुई है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। यू एंड आई शुड डू something new for their future. You and I should do something new for their future. अब हो क्या रहा है कि पढ़ने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी निकालो फर्स्ट क्लास हिंदी निकलेगी, लेकिन आप जब जाते हैं यहां पे आते हैं देयर, तो ये देयर आ किसके लिए रहा है? फ्यूचर के लिए, और ये फ्यूचर किसका है? यू का और आई का, यानी दोनों का। तो इन दोनों में लीड कौन कर रहा है? इन दोनों में आई लीड कर रहा है। तो आई को अगर हम लेके जाएंगे तो आई के अकॉर्डिंग आप जब फ्यूचर से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव केस कनेक्ट होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? फॉर आवर फ्यूचर। ये कहानी बड़ी टेक्निकल सी हो जाती है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, यार ये अचानक कैसे बदल गया, हम तो हिंदी सही निकाल रहे थे। ठीक है, जैसे ही एंड यू are now here for their progress report. फिर वही कहानी यहां थी कि देयर किसके लिए आया? प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए, और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट किसकी है? इन दोनों की। अब हमको यहाँ पे क्या क्या चेंज करना है? सेंटेंस का मोड पॉजिटिव है तो सबसे पहले हमको 231 चाहिए। 231 चाहिए तो पहले तो यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई तो ये क्या हो गया? यू एंड ही हो गया। और जब मोड कंपाउंड आ रहा है तो ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, तो लीड कौन कर जाएगा? अब सेकंड पर्सन। तो इसका मतलब यहाँ पे देयर के बदले क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। तो ही, यू एंड ही आर नाउ हेयर फॉर योर प्रोग्रेस रिपोर्ट, ना कि देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट। कहानी बदलती है बेटा, ये घूमता है। अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते इसको कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन आता है तो बताना हमारा फर्ज है। ठीक है, और आ जाइए। जैसे ही एंड शी are not serious for our career. आवर क्यों आएगा? जब ही एंड शी की बात कर रहे हैं, दोनों ही थर्ड पर्सन हैं, तो इन थर्ड पर्सन के साथ जाएंगे तो दोनों ही थर्ड पर्सन का आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो ये आवर के बदले क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा, फॉर देयर कैरियर। ये मतलब छोटी सी कहानी है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंफ्यूज रहता है विद्यार्थी, हमेशा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला जो आपका मोड है वो थोड़ा सा मतलब एक हल्के फुल्के कंडीशन में हम बताएं, आपको समझा दें। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको कभी कभी मिल जाता है कि आई एंड राज कैन स्टार्ट अ बिजनेस टुडे, और हमने इस एग्जाम्पल को ले लिया। अब हो क्या रहा है ना कि यहां पे आप देखो कि एक प्रोनाउन है, दूसरा नाउन है, और हेल्पिंग वर्ब है कैन। अब अगर ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सपोर्ट करती हैं, फेवर करती हैं, तो ऐसी पोजीशन में किसी भी स्टेटमेंट में नाउन पहले आता है, प्रोनाउन बाद में।
यानी सही सीक्वेंस आपका जो है वो नाउन से प्रोनाउन का होता है, प्रोनाउन से नाउन का नहीं होता। तो उस केस में आई एंड राज ये गलत कॉन्सेप्ट हो गया और आपका सही केस है राज एंड आई। ये कहीं कहीं कुछ परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न दे देता है। तो यहाँ पे हमारा फर्ज हो गया कि हम आपको एक बार बता दें कि आपको इसमें दिक्कत ना आए। तो बेटा ये हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पे चर्चा समाप्त की। अब आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगला प्रोनाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है आपका, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। थैंक यू।